नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कार्यक्रम शुरू करने से पहले दो बातें कहना चाहता हूं। एक आर.एस. राठी साहब के बारे में, जिनको मैं जानता नहीं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन संडे का वीडियो देखने के बाद उन्होंने मेरा वीडियो जो था उसमें मैंने किराए के मकान में रहने का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि उनके पास 2 प्लॉट हैं, एक मैं ले लूँ। तो भाई राठी साहब, आपकी ये बात मेरे दिल को छू गई। ऐसा कोई आज के ज़माने में किसी के लिए सोचता नहीं है, और ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको आप व्यक्तिगत रूप से जानते भी ना हो। तो आपने ये कहा, आपके मन में ये विचार आया, आप मान लीजिए कि मुझे वो मिल गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, हालांकि ये शब्द बड़ा छोटा है, लेकिन आपने ये सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। कम लोग ऐसा कर पाते हैं। दूसरी बात, अमित जिग्नेश त्यागी, उन्होंने एक वीडियो जो राजनाथ सिंह पर मैंने बनाया था उसका लिंक देने को कहा था। वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो अमित जी आप देख लीजिएगा। PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये इस देश का नया आतंकी संगठन है, और दूसरे जो आतंकी संगठन हैं उनसे ज़्यादा खतरनाक, इसके इरादे और ज़्यादा खतरनाक। दूसरे आतंकी संगठनों का भी लक्ष्य जो है निज़ाम मुस्तफ़ा ही है कि एक दिन भारत में शरिया का राज हो, एक दिन इस्लामी देश बन जाए भारत। लेकिन इन्होंने बड़ी प्लानिंग से, बड़े बड़े ढंग से जो है इस पूरे अपने अभियान को, इस अपने लक्ष्य को हासिल करने की योजना बनाई थी। फुलवारी शरीफ में जो रेड हुई NIA की, उसमें जो डॉक्यूमेंट मिला, एक 8 पेज का डॉक्यूमेंट है, उसमें जिस तरह का डिटेल है, जो कुछ है, उसको देखकर सुरक्षा एजेंसियों के भी होश उड़ गए। उनको पता तो था कि PFI क्या कर रहा है, उसका लक्ष्य क्या है, लेकिन इतनी डिटेल उनकी प्लानिंग है और स्टेज वाइज है कि पहले स्टेज में ये करना है, दूसरे में ये करना है। उनका कुल मिलाकर लक्ष्य ये था कि पहले जो है मुस्लिम युवकों को जोड़ो। PFI हिंदुस्तान के 100% मुसलमानों का संगठन होना चाहिए। किसी और राजनीतिक दल, चाहे वो सेकुलर हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, कोई भी हो, उससे कोई जुड़ाव नहीं होना चाहिए। जो कुछ हो सब PFI। एक दिन PFI का मुख्यमंत्री बने, एक दिन प्रधानमंत्री बने, संसद पर कब्जा करो, विधानसभा पर कब्जा करो, लेकिन उससे पहले क्या करो? उससे पहले ये करो कि मुसलमानों के मन में ये भरो, बार बार समझाओ कि RSS भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, RSS मुसलमानों को इस देश से निकालना चाहता है, और उनके मन में ये भरो कि इसके लिए तुम्हें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लड़ाई के लिए तैयार रहो। इसके लिए उनको हथियारों की ट्रेनिंग दो, उनको बम विस्फोट कराने की ट्रेनिंग दो। ये सब ट्रेनिंग दो किस तरह से? योग प्रशिक्षण शिविर या योग केंद्र के नाम पर अपनी ब्रांचेस खोलो और उनमें ये काम करो। उसके अलावा प्रदर्शन में, विरोध में विक्टिम कार्ड खेलो कि मुसलमानों को सताया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं उनसे संपर्क साधो, जो इस्लामी देश हैं उनसे मदद लो, और अंबेडकर, संविधान और राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे को कवर के रूप में इस्तेमाल करो, ढाल के रूप में इस्तेमाल करो। जब भी प्रदर्शन करो, इन तीनों का इस्तेमाल करो, जिससे तुम पर हमला ना हो सके, तुम्हारा विरोध ना हो सके। और इसके अलावा ये समझाओ मुसलमान युवकों को कि तुम हिंदुओं को हरा सकते हो, कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी को हरा सकती है। क्यों? क्योंकि हिंदू कायर होते हैं। ये सब उनके प्लानिंग का हिस्सा था, और जिस तरह से एक्शन हुआ है, केंद्र सरकार ने किया है, आप देखिए। ये मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ये रातों रात नहीं हो गया। ये एक्शन जरूर उस दिन रात में 3 बजे से शुरू हुआ, और 3 बजे से शुरू हुआ, दूसरे दिन शाम को 3-4 बजे तक चला। लेकिन बदलाव देखिए, ये ऐसे नहीं आया है। तैयारी NIA की, ED की पहले से हो रही थी। ED के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं, और ED के अधिकारियों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था 100 करोड़ से ज़्यादा का जो है वो ड्यूबियस ट्रांजैक्शन मिला है, बाहर से पैसा आ रहा है। इनको संरक्षण, इनको पैसा, इनको प्रोत्साहन कहाँ से मिलता है? तुर्की की नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन से, और उसमें पाकिस्तान के ISI का सहयोग है। उसके ज़रिए पैसा आता है। पैसा कैसे आता है? कि किसी परिवार को बाहर से, उनका कोई व्यक्ति परिवार का है, नौकरी कर रहा है, उनकी मदद के लिए भेज रहा है, इस नाम पर पैसा आता है। फिर वो धीरे से ट्रांसफ़र होता है किसी और नाम पर, उसके बाद PFI के पास आता है।
ये उन्होंने तरीका बनाया जिससे एजेंसियां पकड़ न सकें। सीधे फॉरेन फंडिंग आने पर जो है वो एजेंसियों के निगाह में आ जाता, तो उसका ये तरीका निकाला। और आपको याद होगा अभी एससीओ की मीटिंग में इसी 16 सितंबर को प्रधानमंत्री समरकंद गए थे एससीओ की मीटिंग में। एससीओ की मीटिंग में बाकी सबसे जो बात हुई, जो कुछ हुआ, पुतिन से मुलाकात हुई, उनसे आमने सामने की बातचीत हुई, उसके अलावा तुर्की के अर्दोगान से भी मिले प्रधानमंत्री। इस पर बहुत से लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि आखिर क्या ज़रूरत थी। तुर्की हमेशा जो है पाकिस्तान का साथ देता है, कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा जो है पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होता है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से हटाने पर भी उसने जो है विरोध किया था। तो ऐसे में तुर्की के राष्ट्रपति से मिलने का अर्थ क्या था? तुर्की के राष्ट्रपति से मिलने का मकसद यही था, उनको बताना कि हमको पता है कि आप क्या कर रहे हैं भारत में और इससे बाज आ जाइए, ये चलने नहीं देंगे हम। ये संकेत देकर, ये चेतावनी कहिए देकर प्रधानमंत्री आए थे कि हमको पता है सब आपकी गतिविधियों के बारे में। और आप देखिए 16 सितंबर को प्रधानमंत्री समरकंद में थे, अगले दिन लौट आए, उसी दौरान ये बैठक हुई और उसके बाद एक्शन। और याद कीजिए जून में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है AK डोवाल साहब, वो केरल के दौरे पर गए थे। तो सरकार की घेरेबंदी तैयारी काफ़ी समय से चल रही थी। सरकार को मालूम था कि PFI कितना खतरनाक होता जा रहा है। इसकी जो पॉलिटिकल विंग है SDPI, वो केरल में कांग्रेस के गठबंधन की सहयोगी है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए। 2013 से 2018 के बीच में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार रही। उस दौरान PFI पर जितने केस पहले से दर्ज थे सब केस वापस ले लिए गए। अब आप देखिए कि ये PFI पर एक्शन का रिएक्शन क्या हुआ है, उससे आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है देश में। PFI पर एक्शन के बाद ऑल इंडिया सज्जादा नशीन काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, उनका बयान आया है कि इस रेड के दौरान मुस्लिम युवक धैर्य रखें। ये सब कुछ ध्यान से सुनिए, दूसरी लाइन, ये सब कुछ देश में आतंकवाद को रोकने के लिए हो रहा है। अगर किसी के खिलाफ सबूत है तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात कोई बीजेपी का नेता नहीं कह रहा है। और दूसरा बयान, ऑल इंडिया पसमानदा महाज, उसने कहा है कि PFI पर बैन लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए। अब ये दोनों मुस्लिम संगठन हैं, ये दोनों मदरसों और इन वहाबी तत्वों के खिलाफ हैं। बात ये नहीं है कि बहुत से लोगों को लगता है कि अरे भाई आखिर में दोनों मुसलमान हैं, ऐसी क्या बात है, ऊपर से दिखाने के लिए होगा, ऐसा नहीं है। अंदर डिवीज़न बहुत है। इस डिवीज़न को भाजपा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और RSS और योगी आदित्यनाथ, इन सब ने मिलकर इनको बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने पसमानदा समाज की बात की। आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद, नतीजे आने के बाद जब पहली बार प्रधानमंत्री बनारस गए तो उन्होंने सबका साथ सबका विकास में एक और बात जोड़ी, सबका विश्वास। उस समय बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई थी हिंदू संगठनों की ओर से, हिंदुओं की ओर से, कि ये किस रास्ते पर जा रहे हैं, ये भी सेकुलर हो रहे हैं। ये जो है अंदेशा हमेशा बना रहता है बीजेपी के साथ, लेकिन वो लंबी योजना का हिस्सा था। ये शक इसलिए होता है कि बीजेपी ऐसा करती रही है, बीजेपी के ये स्वभाव में रहा है, लेकिन 14 के बाद की बीजेपी का स्वभाव ये नहीं रह गया है। ये आने वाली घटनाएं, ये जो सब कुछ सामने आ रहा है, ये बता रही है कि बीजेपी पूरी तरह से बदल चुकी है। और ख़ास तौर से अगर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की बात करें तो उसमें बड़ा बदलाव आ चुका है। वो कोई काम करते हैं तो उसके पीछे एक दीर्घकालिक रणनीति होती है। मैं फिर कह रहा हूँ कि तात्कालिक आधार पर उस पर प्रतिक्रिया देने से गलत नतीजे पर पहुँचेंगे। तो ये जो पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश हो रही है और जो है बरेलवी संप्रदाय के लोगों को जोड़ने की कोशिश हो रही है, सूफियों को जोड़ने की कोशिश हो रही है, ये सब इसलिए नहीं हो रहा था कि मुसलमान वोट बीजेपी को मिल जाएगा, वो नहीं मिलने वाला है। ये जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको भी पता है कि एक भी वोट नहीं मिलने वाला है। उनकी कोशिश सिर्फ इतनी है
कि ये जो तत्व हैं ये अपने समाज के अंदर थोड़ा आइसोलेट हों। ये जो तत्व हैं ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को लेकर इनके मन में जो ये बात पीएफआई जैसे संगठन और मदरसों के जरिए जो बात बिठाई जा रही है कि भारत एक दिन हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, मुसलमानों को निकालना चाहते हैं। पीएफआई ने सबसे बड़ा अभियान चलाया सीएए के दौरान, एक गलत मतलब जो सही कानून है उसको गलत ढंग से पेश करके। सीए में भारत के मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं है, लेकिन पूरा मुद्दा पूरा जो है विमर्श ऐसा बनाया गया जैसे ये देश से भारतीय मुसलमानों को निकालने की योजना है। तो इन सब की काट के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये एजेंडा न चलने पाए, ये विमर्श न चलने पाए, उसके लिए ये सब प्रयास हो रहे हैं। तो पीएफआई के खिलाफ ये जो कार्रवाई है ये आप समझिए कि बहुत बड़े खतरे को टाल दिया है। और इन्हीं रेड्स के दौरान जो डॉक्यूमेंट मिले हैं उससे पता चलता है कि पीएफआई जो हाल ही में प्रधानमंत्री पटना गए थे, पटना में रैली थी प्रधानमंत्री की, उसमें उस पर हमला करने की योजना थी। और इतना ही नहीं, केरल से जो पीएफआई का एक एक्टिविस्ट गिरफ्तार हुआ है शफीक पायत, उसके रिमांड नोट में ईडी ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री की रैली पर आक्रमण करने के लिए, हमला करने के लिए युवकों को हथियार की ट्रेनिंग दे रहा था, बम विस्फोट की ट्रेनिंग दे रहा था। ये मामला अदालत में पहुंचा है। अब मैं माहौल की बात कर रहा था, 2 मुस्लिम संगठनों की बात मैंने बताई आपको। तीसरी बात देखिए, जुडिशरी जो अब तक ऐसा लगता था, जो परसेप्शन है, वास्तविकता हो ना हो, परसेप्शन था कि इनके प्रति सॉफ्ट है, केरल में बंद का आह्वान किया पीएफआई ने। हाई कोर्ट ने सुओ मोटो जो है उसका संज्ञान लिया और कहा कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। अभी 2019 में ही केरल हाई कोर्ट ने कहा था कि फ्लैश स्ट्राइक नहीं हो सकती है। तो हाई कोर्ट ने कहा है कि ये कोर्ट की अवमानना है। और जिस तरह का एक्शन हुआ है केरल में वो बताता है, और जो रवैया है कोर्ट का वो बताता है कि अब इनके दिन बुरे आने वाले हैं। जो माहौल, जो विमर्श बदलने की कोशिश हो रही थी, वो बदलाव दिखाई देने लगा है। दूसरी बात, अब देखिए कि देश के 13 राज्यों में पीएफआई के दफ्तरों पर रेड हुई है और सिर्फ केरल में जो है आपको बंद का आह्वान दिखाई दिया। उसके अलावा किसी राज्य में किसी ने चूं तक नहीं की, कोई आवाज़ नहीं उठी। और केरल में बंद का आह्वान किया, जबरन दुकानें बंद कराने की कोशिश की। आम लोगों ने पीएफआई के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा है। ये दृश्य केरल में या केरल से बाहर कभी देखने को नहीं मिला। अब आप देखिए हमारे विपक्षी दलों का रवैया। एक तो ये समझिए कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार आती है, पीएफआई का जो है उसकी एक्टिविटी बढ़ने लगती है। पीएफआई राजस्थान पहुँच गई है अशोक गहलोत के सरकार के राज में। उसके अलावा 2 बड़े मुस्लिम संगठनों की मैंने बात की, जो उनका बयान आया है, अदालत की बात की, लेकिन किसी विपक्षी दल ने अभी तक इस पीएफआई की आलोचना नहीं की है। किसी विपक्षी दल ने ये मांग नहीं की है कि पीएफआई पर बैन लगना चाहिए। इससे आप समझिए कि ये कितना बड़ा षड्यंत्र है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। आखिर वो कौन लोग हैं जो पीएफआई का समर्थन करते हैं, वो कौन लोग हैं जो पीएफआई के एजेंडे के साथ हैं। ये जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ेगा और लोग एक्सपोज होते जाएंगे और सूचनाएं आएंगी। तो देश को एक बहुत बड़े खतरे से मोदी सरकार ने बचा लिया है। ये देश में गृह युद्ध की पूरी तैयारी थी कि जो डॉक्यूमेंट फुलवारी शरीफ से मिला है, जुलाई में जो रेड हुई थी, उसमें कहा गया है कि टारगेट करके देश के अलग अलग हिस्सों में दंगे कराओ, आतंकवादी गतिविधियां चलाओ और आरएसएस के जितने बीजेपी आरएसएस के नेता और जितने उनकी पार्टियों के दफ्तर हैं उनका पता इकट्ठा करो, उनको टारगेट बनाओ। ये समझिए ये बहुत बड़ी योजना थी जिसमें देश के अंदर और देश के बाहर के तत्व शामिल थे। और इस योजना के मुताबिक इनका जो अल्टीमेट लक्ष्य था वो था 2047 तक भारत को इस्लामी राज्य बनाना।
इस्लामिक स्टेट बनाना, उसके लिए ये काम कर रहे थे। तो इस षड्यंत्र को समझिए और इस षड्यंत्र के मददगारों को पहचानिए। अगर देश की एकता अखंडता को बचाना है, अगर देश को एक रखना है, अगर इस देश की संस्कृति को बचाना है, तो इन ऐसे लोगों की पहचान बहुत ज़रूरी है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।